हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं एक विशेष दिवस की चर्चा करूंगा। जी हाँ, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे। कुछ लोग इसे वर्ल्ड ट्राइबल डे कहते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं, ये विश्व आदिवासी दिवस नहीं, मूल निवासी दिवस है। दोनों तरह की अलग अलग भ्रांतियां हैं। मूल निवासी नेटिव ओरिजिन और आदिवासी जनजाति, जिसे अंग्रेजी में ट्राइब। 1994 में यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के सभी आदिवासियों को एकजुट कर उनके अधिकारों, संस्कृति, उनकी विविधताओं का सम्मान करने के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की बात की थी। आदिवासी का अपना अलग इतिहास है। इन्हें जनजाति कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, गिरिजन कहते हैं, वन्य जाति कहते हैं, वनवासी कहते हैं, अंग्रेजी में ट्राइब कहते हैं, ट्राइबल कहते हैं। विश्व की सभी जनजातियों का दिवस 9 अगस्त को मनाने की बात हुई है। 400 पीढ़ियों के पहले से भारतीय वनों में मानव समाज रहता है। मैं इनको मानव समाज की बात करता हूं कि 400 पीढ़ियों से अधिक से मानव समाज वन में रहता आया है। और ये सभी, अगर हम कहें एक निश्चित क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात कहें, प्रकृति के सानिध्य में, वनों से आच्छादित क्षेत्र, पहाड़ी, कंदराओं, गुफाओं से आच्छादित क्षेत्र में जो निवास करता है उसको आदिवासी कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है, वनवासी कहा जाता है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि भारत की 400 पीढ़ियों से अधिक जो निवासी हैं वो सब वनों में ही रहते थे। और उस हिसाब से तो हम सभी, जितने भी, मैं, आप या आप जितने भी ये वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, हम सभी कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज आदिवासी हैं। सभ्यता के विकास का जो क्रम चला है, उसमें सबसे पहले ग्राम बने, फिर कस्बा बना, फिर नगर बना, फिर महानगर बना। और ये देखिए, ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर, ये जो बने हैं, यहीं से विभाजन और भेदभाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। ग्राम, नगर, महानगर में जो विकास के क्रम में विभाजन हुआ, इसने मानव समाज का भी विभाजन कर दिया। जंगलों में, वन में, प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले वर्ग जो है वो आदिवासी कहलाने लगा। गांव में रहने वाला ग्रामीण या ग्रामवासी कहलाने लगा। नगरों में जो आके बस गए, जो औद्योगिक इकाइयों के साथ जुड़ गए, वो नगरवासी कहलाने लगे। और नगरों का भी जो बृहद स्वरूप है, जो महानगर के नाम से जाना जाता है, उनको महानगरी कहा जाने लगा। अब आप देखिए, एक ही परिवार में, मैं आदिवासियों को या वनवासियों को मानव समाज से अलग नहीं मानता, उनको मानव समाज ही मानता हूं। मैं, चाहे वो गांव के हों, चाहे नगर के हों, चाहे महानगर के हों, चाहे वनवासी, ये सब एक है। आपने देखा होगा, एक ही घर में एक भाई काला होता है तो एक भाई गोरा होता है, एक बहुत लंबा होता है तो एक शॉर्ट हाइट का होता है। समाज में भी आप देखिए इसी तरह से, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है। ये अलग अलग प्रकार के हैं। तो कहीं ना कहीं विविधता सभी में ऐसे ही मानव समाज में, चाहे वो वनवासी हो, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे नगरी हो, चाहे महानगरी हो, प्रकृति के सानिध्य में, खुले वातावरण में रहने के कारण सामान्यतः एक गौर करने वाली बात है कि नगर, गांव और महानगर की सभ्यता में तो बहुत बदलाव आया, बहुत परिवर्तन हुआ, हमारी शारीरिक संरचना में भी बदलाव आया। लेकिन प्रकृति के सानिध्य में जितने भी रह रहे हैं, जो समाज प्रकृति के सानिध्य में रह रहा है, प्रकृति के संरक्षण में रह रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। गौड़ अभी भी वैसे ही हैं, उनकी कद काठी में बदलाव नहीं आया, भील की कद काठी संरचना में कोई अंतर नहीं आया। और भी जो हमारे आदिवासी समाज हैं, इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। 461 जनजातियां भारत में हैं और मूलतः इनके साथ में एक विरोधाभास है। कुछ लोग कहते हैं ये हिंदू हैं, कुछ कहते हैं ये आदिवासी धर्म है, और कहीं कन्वर्सन इनका हुआ तो ईसाई बन गए, अलग अलग प्रकार से हुए। लेकिन
कुछ लेख जो हैं, हम जब अध्ययन करते हैं तो ऐतिहासिक रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो इनका मूल धर्म शैव है। भारत जितने भी प्राचीन हैं जो मूलतः हैं, इनका सबका मूल धर्म शैव है। शिवलिंग की ये पूजा करते हैं। भैरव, लोक देवता, कुल देवता और ग्राम देवता इनके आराध्य हैं। प्राचीन भारतीय शिव के साथ पशु और वृक्षों की पूजा करते हैं। जितने भी प्राचीन भारतीय हैं, भारतीय सभ्यता वैदिक काल से अगर हम देखें तो शिव के साथ शिव की मूर्ति, शिवलिंग, पशु और वृक्षों की पूजा करते हैं। जनजाति समाज भी इन्हीं की पूजा करता है, वृक्षों की पूजा करता है, पशुओं की पूजा करता है। शिव को आदि देव, आदिनाथ, आदि योगी भी कहा जाता है। भगवान शिव को आदि देव, आदिनाथ और आदि योगी भी कहा जाता है। आदि का अर्थ ही होता है सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, सबसे प्रारंभिक, पृथक रहने वाला, आदिम। और यही जनजाति समाज के साथ है। ये सबसे प्राचीन है, प्रारंभिक हैं और सबसे पृथक, अलग थलग रहते हैं। इसलिए शिव आदिवासियों के देवता हैं। शिव खुद भी एक आदिवासी थे। अगर हम भारतीय पौराणिक जो 34 करोड़ देवी देवता हैं, इनके अगर हम देखें, इनका अगर इतिहास देखते हैं, इनकी अगर हम चर्चा करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो आप देखेंगे शिव खुद एक आदिवासी थे, आदिवासी हैं। आदिवासी शिव और भैरव के साथ प्रकृति के पूजक हैं। शिव भी हिमालय पर्वत में रहते थे। उनकी शारीरिक संरचना, उनका पहनावा भी बिल्कुल मूलतः आदिवासियों के सदृश है। तो आदिवासी शिव और भैरव के साथ प्रकृति के पूजक हैं। जंगल, जंगल, पहाड़, नदी, सूर्य की आराधना करते हैं। आदिवासी समाज जल, जंगल, जमीन, पहाड़ और सूर्य की आराधना करते हैं। सिंधु घाटी जो कि ऐतिहासिक सभ्यता है, सिंधु घाटी के सभ्यता में भी शिव की मूर्ति मिली है। इससे ऐसा लगता है, ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं सिंधु घाटी में भी आदिवासी समाज रहता था जो शिव की पूजा करता था। 1994 में, अभी बहुत हाल ही में, कोई ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, 1994 में, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी विश्व के आदिवासियों को एकजुट करने के लिए उनके अधिकार, उनकी संस्कृति, उनकी विविधता, भारत के आदिवासियों की अलग विविधता है, भारत में भी मध्य प्रदेश के आदिवासियों की अलग है, कश्मीर की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, मणिपुर की अलग है, ये सब जगह की अलग अलग है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन आदिवासियों की अलग है, अफ्रीकन की अलग है। इन सभी की विविधता का सम्मान करने के लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की बात की थी। इनका इतिहास अगर भारतीय इतिहास से हम देखें तो आदिवासियों का इतिहास वैदिक काल से है और ये अलग अलग हैं। मीणा समुदाय अपने आप को विष्णु के अवतार से जोड़ते हैं। मीणा लोग बोलते हैं हम विष्णु के अवतार के साथ उन्होंने जोड़ा है। अब आदिवासी समाज जो है उसने देश की आज़ादी के लिए भी संघर्ष किया, लेकिन हमारे यहाँ इतिहास में इसका बहुत कम उल्लेख है। मैं जबलपुर का हूँ। जबलपुर में गौड़वाना शासन था। रानी दुर्गावती गौड़ साम्राज्य थी जिसने अकबर के साथ लोहा लिया और उसके बाद गौड़ समाज के ही शंकर साय, रघुनाथ साय 2 ऐसे वीर हैं जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे और वर्ल्ड में पहली बार हुआ था कि इन दोनों वीरों को, पिता पुत्र को, जबलपुर के पास एल्गिन हॉस्पिटल है हाईकोर्ट के पास, वहां पे तोप में 2 तोप के मुहाने पे बांध के उनको उड़ा दिया गया था। अब सोचिए, ऐसी सजा विश्व में आज तक किसी को नहीं मिली। ये दोनों राजकुमार थे, पिता पुत्र, राजा और राजकुमार थे। अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने के कारण 14 सितंबर को 1854 में इनको तोप के गोले में बांध के उड़ा दिया गया था। सिर इनका अलग हुआ था, पूरे इनके शरीर के चित्र हो गए थे और इनकी पत्नियों ने वो इकट्ठा करके कसम खाई थी कि हम अंग्रेजों को खत्म करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। तो आज़ादी की लड़ाई में गौड़ समाज का इतना बड़ा योगदान है। टंटिया भील का हम सभी जानते हैं, टंटिया भील ने बहुत करा, है ना। बिरसा मुंडा की भी लड़ाई भी हम सभी जानते हैं। तो आदिवासी समाज अपनी अस्मिता, अपने जीवन के लिए, देश की आज़ादी के लिए भी उसने संघर्ष किया, लेकिन हमको इतिहास में इसके बारे में बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता। दूसरी चीज, आदिवासियों की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता है। गूगल के भी उसने भी गोंडी फॉन्ट इजाद किया है। गूगल ने गोंडी फॉन्ट इजाद किया है, लेकिन हमने गोंडी भाषा को अपने यहाँ की संवर्ती सूची में भी नहीं रखा है। सिर्फ संथाली
जो है ये भाषा भर हमारे यहाँ आती है, और बोडोलैंड की बोडो, संथाली और बोडो, दो ये जनजातीय भाषाएं हमारे यहाँ हैं। जबकि भारतीय समाज में इतनी भाषाएं, जनजातीय समाजों की इतनी भाषाएं और बोली जा रही हैं, उनका हमको संरक्षण करना चाहिए। ये तो अच्छा है कि अभी जो हमारी पिछले साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें अपनी निज भाषा में भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि आप अपनी भाषा में शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षा, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होगी जो अपनी ही भाषा में शिक्षा देगी। तो हो सकता है गौड़ी, मालवी, भीली, ये सारी भाषाएं फिर से जीवंत हो जाएं, क्योंकि इनका अपना एक इतिहास है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि संविधान में इन सभी भाषाओं को जोड़ा जाए, संवैधानिक सूची में रखा जाए, और भारत की मूल भाषाएं जितनी भी हैं 16, उनके साथ साथ जनजातीय भाषाओं को भी शामिल किया जाए। आइए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पे आप सभी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आदिवासी एक खास जनजाति जिनको एसटी कहा जाता है वो नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं आदिवासी हैं। 9 अगस्त हम आदिवासी दिवस को बहुत ही सम्मान के साथ मनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं।